हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बार फिर से आपके सामने ले आए हैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि ओम्स लॉ का ही एक सेकंड पार्ट रहेगा। जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसको हम आधे में करके आए थे, आधा पार्ट छोड़ा था हमने उसका। और आज हम करेंगे ओम्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट, उसके न्यूमेरिकल्स। जो रेजिस्टेंस फैक्टर वहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे, ठीक है। और लास्टली आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक। ये वाले टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन डालते हैं लास्ट लेक्चर का, कि जो ओम्स लॉ था वो ये कहता है, सबसे पहली कंडीशन ओम्स लॉ की रहती है कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमने आपको कल बता दिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करंट में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है किसी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ही क्या होगा, करंट भी ज्यादा होगा। वोल्टेज अगर कम है तो करंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। यहां से आपके पास एक इक्वेशन, मैथमेटिकल रिलेशन आया था, V इक्वल्स टू IR। बस आज इसी के बारे में सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। जहां पे आपको पता है कि V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हो। I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। एंड फाइनली R जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस किसी ने पूछा क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो नहीं चाहती कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो, उस कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो फ्लो हो। इट इज नॉट अबाउट कंडक्टर, हर किसी के अंदर ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। बस किसी में बहुत ज़्यादा होती है और किसी में बहुत कम होती है। जिसमें बहुत ज़्यादा होती है तो वो करंट को बिल्कुल भी फ्लो होने नहीं देते, इसलिए वो कंडक्टर वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनका नाम हम क्या कर देते हैं, चेंज करके इंसुलेटर रख देते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली उसी के आधार पर हम उसमें क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस के आधार पे। हमने कंडक्टर्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, कि कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो बताया था मैंने आपको लेक्चर में। शुरुआत में जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने बताया था कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से नहीं होती पास, ठीक है। लेकिन दैट वाज समथिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, जहां से हमें पता लगा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप बोला जाए, इसका दूसरा नाम अगर आप बोलना चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। वैसे तो जगह जगह रेजिस्टेंस ही लिखा रहेगा, अदरवाइज इसको नॉर्मली दूसरे नाम से जाना जाता है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नाम पे अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो सब्सटेंसेस जो होती हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सबसे पहला होता है कंडक्टर्स। ना देखो, नाम वही है, बस इसका डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे था विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यहां पे हो जाएगा कंडक्टर्स वो होते हैं विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसकी टर्म्स में डिफाइन करना है ना, मैं इसको इसकी टर्म्स में हमें डेफिनेशन देनी है। तो कंडक्टर्स आर दोज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा जाएगा, तो बस वही डेफिनेशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, जो अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो अपने अंदर से आसानी से करंट पास होने देंगे उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, मतलब वेरी वेरी लो होगी, ठीक है ना, वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरा जो इसके पास आता है वो कौन सा है, दूसरा जो आपके पास आएगा, आप डायरेक्ट इंसुलेटर पे नहीं जंप करते, ये बीच में होते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है। अब रेजिस्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से करंट पास तो कर देते हैं लेकिन इतना नहीं जितने कंडक्टर्स कर पाते हैं, समझ रहे हो। मतलब इनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं रहती, लेकिन कंपैरेटिवली टू कंडक्टर्स इनकी रेजिस्टेंस क्या रहती है, हाई रहती है। जैसे यहां तो बहुत लो है तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, यहां पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी यहां क्या है, यहां पे हाई रेजिस्टेंस तो है विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो
कंडक्टर्स से ज़्यादा रहेगी, हाई रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस टू दैट ऑफ कंडक्टर्स। जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो, कंपैरेटिवली हाई हो कंडक्टर्स से, उनको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली आपके पास वो आता है जिनको आपने पढ़ा हुआ भी है, और वो कौन से हैं, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है इंसुलेटर्स अपने अंदर से करंट फ्लो होने ही नहीं देते हैं, और अगर वो फ्लो होने नहीं देंगे इसका मतलब क्या है कि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इंसुलेटर्स क्या हैं, विच हैव इनफाइनाइटली, सही लिखा मैंने स्पेलिंग, इन्फिनेटली हाई रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि करंट ज़रा सा भी आसपास यहाँ से नहीं गुजर सकता, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है इसमें रेजिस्टेंस होती है, तो उसे इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो तीन कैटेगरी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर आपको डिफाइन करना है तो एक कंडक्टर हो गया, दूसरा रेजिस्टर हो गया, और तीसरा क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इनकी विच हैव इन्फिनेटली हाई रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, ये तीन हो गए। ओम्स लॉ का क्लियर हो गया। V इक्वल्स टू आई आर जो है वो वाला फॉर्मूला आई गेस आपको पता लग गया होगा कि V इक्वल्स टू आई आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। रेजिस्टेंस भी वहां पे एक फैक्टर है जो आ जाता है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उससे पहले दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं V इक्वल्स टू आई आर के बेस पे। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास है कि आपको पीडी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 0.1 वोल्ट का। अब देखो, हमने अभी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन किया था उसमें ज्यादातर हमें पॉइंट का पोटेंशियल दिया रहता था, तो हमको खुद ही क्या निकालना पड़ता था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को माइनस करके, है ना, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट माइनस करके। लेकिन यहाँ डायरेक्ट गिवन है, पीडी इक्वल्स टू 0.1 दे रखा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें वो दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, करिए। 30 सेकेंड्स, 30 क्या है तो 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए, करिए इसको। हो गया, सिंपल है बेटा। पीडी मतलब क्या गिवन है, वी गिवन है, तो वी, इसको वी तो बोलेंगे ना, ये क्या है, वी तो है, तो वी इक्वल्स टू क्या है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई आर। आपको आर निकालना है, यहीं से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सिंपल है ना, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। वी कितना है 0.1 और आई कितना है 2, कितना आ रहा है 0.05। अब यूनिट क्या है इसकी, ओम, तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करके कर दिया। ठीक है, एक और करो। अब दूसरे क्वेश्चन में आप करिए कि सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट्स। ठीक है, आपके पास क्या है, सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में आपने बैटरी लगा रखी है, कितनी, 24 वोल्ट्स की बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अभी आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है जब उसके अंदर से करंट 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब सेम वही फॉर्मूला लगेगा। देखो V इक्वल्स टू आई आर तो है ही है, आर वहां भी निकालना था, यहाँ भी निकालना है, V अपॉन आई करना पड़ेगा बस आपको। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सीधा अब फॉर्मूला। अब जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो नॉर्मली आपको फॉर्मूले भी याद होते चले जाते हैं माइंड में। इट्स नॉट अबाउट आप रट रहे हो, इट इज अबाउट आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया। अभी एक बार आर निकाला तो ये पूरा करना पड़ा। अब हमें आर का फॉर्मूला डायरेक्ट पता लग गया, क्या होता है, वी अपॉन आई। वी अपॉन आई कितना आ रहा है 6, क्या आएगा, ओम। 6 ओम विल बी द आंसर, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक आयरन है आपके पास, जिसको आप प्रेस भी बोलते हो, इस्त्री, है ना। अब वो इस्त्री जो है इलेक्ट्रिक आयरन, वो 2 सोर्सेस पे लगाई हुई है। अब समझो इस चीज को, जब उसको वोल्टेज मिला 220 वोल्ट्स का, 220 वोल्ट्स का जब उसे वोल्टेज मिला, तो उसने जो करंट ड्रॉ किया वो 3.4 एम्पियर है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मेरे कमरे में 2 स्विच हैं, एक स्विच में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट्स का आ रहा है। ओके, और जब मैंने उस आयरन को जिससे मैं प्रेस करूंगा उसको मैंने किस में करा, उसके अंदर स्विच रखा मैंने उसका, तो करंट जो मुझे मिला वो कितना मिला, 3.4 एम्पियर का। ठीक, मुझे बताना है जब मैं सेम आयरन को 110 वोल्ट पे रखूंगा,
दूसरे वाले स्विच में जहां कितना वोल्टेज आ रहा है, 110 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, उस समय पर करंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, कमरे के अंदर दो स्विच रखे हुए हैं, दो स्विच हैं रखे हुए, क्या हैं, और उन दोनों स्विचों में अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, एक में 110 आ रहा है, एक में 220 आ रहा है। अब एक का तो गिवन है कि जब 220 में वो स्विच घुसाया आयरन का, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3.4 एम्पियर का करंट आया। आपको बताना है जब 110 वोल्ट में घुसाओगे आप उसको, स्विच को सॉकेट में जिसमें 110 वोल्ट का वोल्टेज होगा, आपके पास करंट क्या होगा। ठीक है, बताइए, इसको करिए, कोशिश कीजिए, होगा 10 सेकेंड। पहले फैक्टर ये देखिए कि इसमें गायब क्या चीज है, इसमें मिसिंग क्या है। इसमें मिसिंग है रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो कोई सा भी क्वेश्चन है, देखो जैसे एक बच्चा है, ठीक है, अब वो पढ़ता ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर दो वो पढ़ता ही नहीं है। अब नॉर्मली मैं अगर उसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया सा कमरा दूं, एक बहुत गुदगुदा सा बेड दे दूं, कोमल सा, है ना, AC लगा दूं उसके कमरे में, वाईफाई लगा दूं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, क्या वो पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा। अगर उसका मर्जी हुई तो वो पढ़ेगा, नहीं हुई तो नहीं पढ़ेगा। और उसी बच्चे को अगर मैं सड़क पे छोड़ दूं, ठीक है, पंखा भी नहीं है उसके कमरे में, या फिर कुछ नीचे सो रहा है वो चटाई लगा के, और उसे तब भी नहीं पढ़ना है। यानी कि एक चीज़, बाकी चाहे सब चीज़ें तुम चेंज कर दो सराउंडिंग्स की, एक चीज़ जो उस बच्चे के बारे में नहीं बदल रही है वो है उसका ना पढ़ना, यानी कि उसकी आदत। किसी अप्लायंस के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है। जैसे हमने इस केस में क्या लिया है, इलेक्ट्रिक आयरन लिया है। अब आप किसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले जो आंसर में आप लिखेंगे वो लिखेंगे रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे V की वैल्यू भी है, I की वैल्यू भी है, R जो यहां निकलेगा वो यहां के लिए भी रहेगा, है ना। और यहां का R आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है 220, I कितना है 3.4, एंड इट विल कम अराउंड 17 2 34 6 4, इसको काट देंगे, 6 जा 4 जा, समवेयर अराउंड 64.7 आएगा। आगे पीछे भी थोड़ा वैल्यू हो सकती है डेसिमल के बाद, बट देन अराउंड 64.7 ओम आपके पास आ जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस कहाँ अप्लाई होगी आपकी, इसमें, इस वाले केस में, सेकंड केस में, जब उसको 110 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया था। ठीक है, अब यहां से आप, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको सेम उस रेजिस्टेंस में क्या करना है, इसमें अप्लाई करके आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो आपका आई का वैल्यू होगा आंसर में लिखिए कॉमेंट्स में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। इसके बाद जो आपके पास बचता है वो है आपका ग्राफ बिटवीन V एंड I। बहुत कम आता है लेकिन फिर भी ग्राफ बिटवीन V एंड I करेंगे हम। ये हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी तक, आई एम होपिंग। इसके बाद ओम्स लॉ में जरूरी है वो है ग्राफ बिटवीन V एंड I। हेडिंग लगाइए, ग्राफ बिटवीन V एंड I, ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या है। अब ग्राफ आपने 9th क्लास में बहुत पढ़े होंगे बेटा, मोशन चैप्टर में। जहां आपके पास मोशन चैप्टर था वहां पे बहुत सारे ग्राफ थे। ठीक है, अब उन ग्राफ्स में क्या है, देखिए, दो टर्म के अलॉन्ग वो ग्राफ रहते हैं। हम ये वाला मान लेते हैं, कौन सा है, V वोल्टेज है, मतलब अगर लाइन हमारी आगे बढ़ती है तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, और इधर हम मान लेते हैं I, जो क्या है हमारा करंट है। ऑब्वियसली एम्पियर्स में होगा, जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। अब क्योंकि V और I आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली सेम चेंजेस आते हैं। तो सेम चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, कोई भी हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उन दोनों में सेम चेंजेस आ रहे हैं, मैं कहने का मतलब है कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो वो उनका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपने 9th क्लास में भी बनाए होंगे कि जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज दोनों की सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम। अब उतनी डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं इसकी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट स्टिल V और I का जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। वाई, बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेम चेंजेस उनके अंदर होते हैं।
ठीक है। अगर एक डबल हो रहा है तो दूसरा भी डबल होगा, है ना, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। तो ओवरऑल जो ये ग्राफ है ये क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। इसको आप बोलते हो स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। अब ये स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता ही है, वी और आई का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि उनका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होता है, वो सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये ग्राफ डिटेल में अगर मैं बता दूं तो वी और आई का जो ग्राफ है ये वाला, ये लिख लीजिए चाहे आप, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस ग्राफ इज फॉर ओमिक कंडक्टर्स। और कल हमने आपको लेक्चर में बताया था कि ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते उनके लिए कैसा ग्राफ होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए क्या होता है। अगर आपको ये हेडिंग को एक्सटेंड करना है ना, यहां पे वी आई ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर्स के लिए है बेटा। अच्छा, नॉन ओमिक के लिए कैसा हो जाएगा, नीचे वाला ग्राफ है, ठीक है, ये है ओमिक कंडक्टर्स के लिए। नॉन ओमिक के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यूज देना। और ये ग्राफ कैसा है, किसके लिए है एक्चुअली, ये वाला ग्राफ है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए। रहेगा वही करंट और वोल्टेज, बट देन अगेन ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। है ये भी वी आई ग्राफ ही, बट ये काहे के लिए है, ये है फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके दोनों ग्राफ हैं। इससे ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, जितने पेपर आज तक देखे हैं मैंने, उसमें ऐसा कुछ तो आया नहीं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से प्रूफ करो उसको, बिकॉज दैट इज़ सो मच टाइम ऑक्यूपाइंग। और इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं कि इतना सारा टाइम में कंज्यूम कर ले, इसलिए इतना बहुत है कि वी आई ग्राफ अगर आपको ओमिक और नॉन ओमिक दोनों का पता है, जैसे होता था ना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, बस वैसा ही कुछ है। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन, और नॉट अ स्ट्रेट लाइन किसके लिए, मतलब जिसमें कर्व्ड लाइन है एक तरीके से, तो वो क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए है। क्लियर है, ये करिए, चलिए नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद आगे करते हैं। हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दैट वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो फैक्टर कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या थे वो, 4 फैक्टर थे। पहला कौन सा था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, उसके बाद करते हैं इसके बारे में बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग length of the factors affecting resistance of the conductor। मतलब किस किस चीज से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, वो कम ज्यादा कब हो सकती है। जिसमें सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद है, कंडक्टर स्ट्रीट, अगर वो कंडक्टर स्ट्रीट बहुत बड़ी हुई तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और एटम्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, वो गुंडे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम्स ज़्यादा हुए, इसका मतलब करंट को टाइम लगेगा वो स्ट्रीट को क्रॉस करने में, तो वो उनको रोकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और करंट बेचारा जो बाहर निकल पाता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सेम चेंजेस आ रहे हैं। सेम चेंजेस आने का मतलब है कि आर जो है वो एल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि आर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका मतलब है इफ लेंथ इंक्रीजेस, इफ लेंथ इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का शॉर्ट है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इफ लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक। और दूसरा है इसका ऑपोजिट, इफ लेंथ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस के लिए एरो नीचे बना दो, रेजिस्टेंस
विल ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो पहला तो ये रहा कि रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा जो है आपके पास वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द कंडक्टर। वही कंडक्टर स्ट्रीट की बात करते हैं, अगर वो चौड़ा कर दिया जाए तो करंट, बच्चों को भागने का स्पेस मिल जाएगा, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे वो पड़ेंगे तो उनके पीछे, लेकिन बहुत कम को वो क्या कर पाएंगे, ऑक्यूपाई कर पाएंगे, पकड़ लेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा करंट भाग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एरिया बड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। नॉर्मली ऐसे देख के चलो कि आपके पास वाटर पाइप होता है, जिससे आप अपने आंगन में जो क्यारी वगैरह आप लगाते हो ना, छोटे छोटे पौधे, उसमें पानी देते हो जो वाटर पाइप से, आप उसके अंदर से आने वाले पानी को क्या समझो, करंट समझो, और अपनी उंगली को समझो रेजिस्टेंस। अब अगर आप उस पर लगाते हो तो बहुत सारा पानी आप रोक देते हो, तभी तो एक धार जाती है ना आगे की तरफ। तो वो जो धार जा रही है वो बहुत कम पानी है, इसका मतलब वो बहुत कम करंट है। हालांकि वो दूर जा रहा है, वो उसको मैटर नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, लेकिन आप उंगली जो लगा रहे हो, यू आर एबल टू ब्लॉक मच वाटर, मतलब आप बहुत सारा पानी रोक पा रहे हो उस चीज़ के लिए, है ना। तो वो जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे वो सफिशिएंट है, मतलब वो रोकने के लिए है। वही खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं ना, उसमें कितना मोटा पाइप होता है, आप वही उंगली वहाँ लेके जाओ, सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा हाथ लगा दिया, सेम रेजिस्टेंस वहाँ लेके जाओ, आप उस पानी को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उस पाइप का जो मुंह है, जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है। सेम गोज हेयर कि अगर कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, वो अगर बड़ा होगा तब क्या होगा, तब करंट को जाने का रास्ता मिल जाएगा और वो आसानी से फ्लो हो सकता है। और करंट जहां फ्लो हो गया वहां रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाती है, कम। तो एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। ऊपर क्या था, लेंथ ज्यादा हो रही थी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो रही थी। यहां एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि उल्टी चीजें हैं, और उल्टी चीजें कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। और इनवर्सली को मैंने कैसे बताया था, कैसे लिखते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू ए, 1/a, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ एरिया, ये मतलब एरिया इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, इफ एरिया डिक्रीजेज आर इंक्रीजेस। ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ठीक है। ये क्लियर है। इधर वाला हटा दूं, आ गया भाई साहब कपड़ा। इसको हटा देते हैं, ग्राफ को। वो दोनों चीजें समझ आ गई, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं लेंथ को, सॉरी रेजिस्टेंस को। एक तो लेंथ है आपका और दूसरा क्या है, एरिया। दो और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, दो और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, पहला है उसका, सॉरी तीसरा नंबर का जो है वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत ही अच्छा सा है एक टॉपिक ना, ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टेम्परेचर के दोनों फायदे यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, मतलब टेम्परेचर को आप बढ़ाना भी चाहते हैं कहीं कहीं पर, और टेम्परेचर को आप नीचे भी रखना चाहते हैं। मतलब जब आपको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप टेम्परेचर कम कर देते हैं, और जब आपको करंट कम चाहिए तो आप टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या ऐसा कहिए कि अगर आपको करंट की जो एनर्जी है, चार्जेस की जो एनर्जी है, उसको स्टोर करना है, तो भी आप उसको क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आता है, आगे आप पढ़ोगे उसके बारे में भी। फिलहाल यहाँ देखिए कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का हिसाब किताब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज रेजिस्टेंस खुद ही क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलो डिक्रीजेज लिख दो, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अब होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कंडक्टर के अंदर गुंडे थे, बच्चे उनके साथ टकराने लग जाते हैं बार बार, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो करंट है वो गुंडे बार बार पकड़ लेते हैं, उनके बार बार टकरा रहे हैं तो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो कॉलिजन की वजह से वो जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है कंडक्टर के द्वारा, जिसकी वजह से करंट पास नहीं हो पाता। और करंट अगर पास नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। यही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, ठीक। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में आपको कल भी मैं बता रहा था, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है बेटा, कि अगर आप सपोज मैंने दो वायर्स ली, ठीक है, ये भी 1 मीटर की है और एक और वायर ली,
ये भी क्या है, 1 मीटर की है, दोनों 1 मीटर की वायर है, लेंथ तो सेम हो गई। लेट्स सपोज इनका एरिया भी एक जैसा है ए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इनका एरिया मानो। अब अगर इनका लेंथ भी सेम है, इनका एरिया भी सेम है, टेम्परेचर की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो ये दोनों फैक्टर तो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे रेजिस्टेंस के लिए, है ना। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो ये होगा कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे ये एग्जाम्पल कॉपर वायर है, और ये ले लीजिए किसका एग्जाम्पल है, ये एक नाइक्रोम वायर है। अब नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक अलॉय होता है बेटा। अब अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज पता है किसी को क्या होता है, अलॉयज मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। अब नाइक्रोम जो है वो किस किस का बना होता है, अलॉय है। अलॉय में लिस्ट कौन कौन सी है, नाम में ही छुपे रहते हैं। एक तो निकल है, एक क्रोमियम है, ठीक है, एक मैंगनीज होता है इसके लिए, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, और एक जो है वो कौन है, आयरन है। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का मिक्सचर होता है नाइक्रोम वायर, ठीक है। अब इतने सारे मेटल्स हो गए, मिक्सचर हो गया, तो ऑब्वियसली बात है पावरफुल तो होगा ही। पावरफुल होने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस इससे बड़ा होता है, ठीक है। अगर कॉपर का रेजिस्टेंस 1 है, 1 ओम है, उसी मूवमेंट पे सेम मतलब सेम लेंथ में, जैसे ये है 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। सेम लेंथ और सेम एरिया में नाइक्रोम आपको 60 ओम का रेजिस्टेंस दे देगा, मतलब कि कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेम डायमेंशंस में। सेम डायमेंशन समझ रहे हो, जहाँ पे सेम लेंथ है और सेम एरिया, मतलब मेरे पास सपोज ये मार्कर है, दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंक जा रही है वो 1 हफ्ता चल रही है, और इस सेम लेंथ के मार्कर में, ठीक है, जो इंक जा रही है वो 2 ही दिन चल रही है ना। तो एफिशिएंट कौन सा हुआ, ये वाला, इसकी तो 2 ही दिन चल रही है ना। तो बस वही चीज़ है कि सेम लेंथ और सेम एरिया वाली वायर में इसकी रेजिस्टेंस इससे 60 टाइम्स कम होती है। मतलब नाइक्रोम वायर जो एक एलॉय है नाइक्रोम, उसकी रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कहीं ना कहीं जिस मटेरियल से वायर बना है, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है, उस पर भी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर आपके पास हैं जो ये शो करते हैं कि वायर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, बढ़ेगा या कम होगा, ठीक। लेंथ जो है उसकी क्या वो कम ज़्यादा हो सकती है, या एरिया है उससे कम ज़्यादा से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर है, एंड फाइनली आपका क्या आ जाता है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल आ जाता है। इतना क्लियर है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कह सकते हैं, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल तो आपको मैंने अभी बता दिया किस तरह से है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो एक अलग चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, इसी के अंदर से आएगी। इसको हटा देते हैं थोड़ा, हेडिंग डालिए। चलो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन साइड में छोटा सा करके उसे गायब भी कर देते हैं, ठीक है, उसको मिस नहीं करना चाहता मैं। ऑन व्हाट क्वांटिटीज डज करंट इन अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, करंट, डिपेंड्स। 5 सेकंड आपके पास, सोच लीजिए जल्दी। करंट किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बेटा, 5 सेकंड के अंदर। 1 2 3 4 5, 2 क्वांटिटी हैं, एक तो वी और आई का, वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पीडी पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना। लेकिन ये किस सिचुएशन में करेगा, जब टेम्परेचर वगैरह ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो जो ये है करंट है किसी के अंदर, किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला कितना वोल्टेज आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा कितना उसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कितनी है उस वायर की, उसमें भी वो डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। एंड देन अगर
वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम। वोल्टेज ज़्यादा है तो फिर करंट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसमें, इतना ही था ये वाला क्वेश्चन, मेरे दिमाग से उतर गया था पर मुझे कराना था। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाती है आपको। मतलब आपको अगर किन्हीं दो सब्सटेंसेस में क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आपको रेजिस्टिविटी अगर पता है तो आप कंपेयर कर दोगे कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका रेजिस्टेंस इतना है। समझ रहे हो? अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में क्या है क्या नहीं है। रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब देखिए क्या है, वैसे तो एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस का नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसका भी नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है इसका नाम भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम देखो, एक तो रेजिस्टिविटी हो गया इसका नाम, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी से बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इसका, और वो नाम जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको जो डिनोट किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को डिनोट करने का जो तरीका है वो है रो। पी बनता है ना, पी तो आप नॉर्मल ऐसे बनाते हो। अब इसका पी का ये डंडा कर दो छोटा, लाइक इसको ऐसा कर दो, और इसका जो मुंह है उसको इतना बड़ा कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका रो। इसको क्या बोलते हैं, RHO, रो। अब अपने अपने स्टाइल में बनाने के, बट देन इसको ही क्या बोलते हो आप, रेजिस्टिविटी बोलते हो, रो, RHO, रो, ठीक है। रोने वाला रो नहीं, रो, ठीक है। एक H का थोड़ा सा उसमें साउंड आता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल सकते हो या नॉर्मली आप रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। आता कहाँ से है ये, देखिए आपको पता है सामने दिख रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। अभी भी वही बात है, L के सामने और A के अपॉन में, है ना, यही तो चीज़ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर याद करिए लास्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है, इज इक्वल टू लगता है, और जब इज इक्वल टू लगता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट ये है, रो, जिसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन ए। ये रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। हाँ, अगर इसको रेजिस्टिविटी की टर्म्स में लिखना है तो उसके लिए नया फॉर्मूला बन जाता है। अगर कोई पूछे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो रो इक्वल्स टू ए इंटू आर अपॉन एल। ए इधर चला जाएगा, एल इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, मेरी टीचर ने सिखाया था मुझको 10th क्लास में, और उसी की वजह से अभी तक मुझको याद भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला लगता है वो है पारुल। पारुल एक लड़की का नाम है, ऑब्वियसली बहुत लड़कियों का नाम होगा पारुल, है ना। मेरे क्लास में भी थी एक लड़की पारुल, तो वहीं से वो नाम निकल के आया था, पारुल। दिख रहा है, पी, रो जो है वो हल्का हल्का पी की तरह है, ए इंटू आर, इंटू तो खैर आपको पता है प्रोडक्ट में लगेगा, अपॉन। अब अपॉन का स्पेलिंग क्या होता है, UPON, राइट। तो वो U पारुल का वहाँ से आ जाएगा, और अपॉन ये बन गया L, ठीक है। तो नाम अगर आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो नाम याद रखिए पारुल, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, पारुल होता है। अच्छा, इसकी SI यूनिट नीचे दिख रहा है आपको यहाँ तक दिख रहा है। SI यूनिट जब आएगी रो की तो क्या आएगा, देखिए A की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, R की यूनिट होती है ओम, और L की यूनिट होती है मीटर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो यानी कि रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो आया है कहाँ से, जब आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स कंबाइन किए हैं वहाँ से आपके पास रेजिस्टिविटी आया है। ओवरऑल इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को, जो रेजिस्टेंस अगर आपके दो सब्सटेंस हैं, दोनों की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, नाइक्रोम और कॉपर की रेजिस्टेंस, तो वो उनकी कंपेयर कैसे होती है, वो कंपेयर रेजिस्टिविटी के हिसाब से ही होती है, ठीक है। कि उसकी 60 टाइम्स ज़्यादा है, उसकी 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं किस में होती हैं, रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में ही होती हैं, जब आप दो सब्सटेंसेस की या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी। अब कल नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास आएगा, लेक्चर नंबर 7, उसमें आप रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें आपके पास आएगा
जो रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, वैसे ही क्या करेगी रेजिस्टिविटी भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप चलेंगे वो चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, रेजिस्टिविटी होगी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल होंगे, एंड देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा। आपको इतना क्लियर हो गया है रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, क्या फैक्टर हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा इतना, ठीक। कल से ये पारुल याद रखिएगा, ठीक है। कल से हम रेजिस्टिविटी के बारे में उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।